साल 2026 का पहला हफ्ता, जिसमें आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक प्रतीक्षा नाम की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार को लगता है कि शायद इस मौत का जो दोषी होगा, जो गुनहगार होगा, उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन स्थानीय पुलिस के लेवल से यानी गंभीरपुर थाना की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे ये लोगों को एहसास हो सके कि वास्तव में पुलिस या कार्रवाई जिंदा है। यकीन मानिए, जो आज खबर आपको बता रहा हूँ वो आपके रोंगटे तो खड़ी कर सकती है, लेकिन आपको ये भी बताएगी कि आपको लड़ाई कब तक जारी रखनी है। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ये है आजमगढ़ का जिला न्यायालय और यहाँ पर अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम प्रकाश जी। उन्होंने प्रतीक्षा की लड़ाई लड़ी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई 2026 के पहले हफ्ते में। उसके बाद उसकी मां को ये तक भी एहसास हो गया था कि अब उसे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन महीनों थाने के चक्कर काटते रह गई, न्याय नहीं मिला। आखिर इस पूरे मामले में अब अपडेट क्या है वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं उनके अधिवक्ता प्रेम प्रकाश जी। पूरा नाम क्या पड़ेगा आपका? प्रेम प्रकाश सिंह। प्रतीक्षा के साथ हुआ क्या था और ये इतना बड़ा हत्याकांड था और किस तरीके से साजिश की गई थी इस पूरी मौत के पीछे? जैसा कि करीब 1 महीने पहले ये मेरे पास आई थी। इनका नाम शीला है। इनकी बेटी है प्रतीक्षा, मतलब है नहीं, सॉरी, थी प्रतीक्षा। 21 साल उसकी उम्र थी। इनके एक पटीदार हैं, वो लोग साजिश करके इन्हीं की लड़की को भगा लिए थे। लड़की के भगाने के बाद इन्होंने थाने पे सूचना दी थी, तो वहाँ पे इनसे ये कहा गया कि आपका अधिकार ख़त्म हो गया, आपकी लड़की बालिग है, वो भाग गई, अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने थाने पे भी प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद इन्होंने कप्तान साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया था, SSP साहब के यहाँ। तो इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद ये मेरे पास आई, किसी के माध्यम से इन्होंने अपनी सारी घटना मुझसे बताई। तो चूँकि मेरी भी संवेदना इनके प्रति हुई कि ये बिटिया है, परेशान है, माँ है, घूम रही हैं, इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, अकेले हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आप निराश मत होइए। अभी भी न्यायालय हर परिस्थिति में जो लोग न्याय नहीं पा पाते हैं या वंचित रह जाते हैं, उनके लिए न्यायालय यहाँ पे है। तो मैंने इनकी तरफ से एक 173(4) BNSS का प्रार्थना पत्र श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उस पर सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायालय ने इनके प्रकरण को गंभीर पाते हुए उस पर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित किया है 18 फरवरी को। सवाल ये है कि इन पीड़ित होकर के इतने महीने तक चक्कर काटती रही पुलिस का, और महिला अपराधों में तुरंत FIR तमाम चीज़ें कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है। जी। तो आपको इनसे बातचीत करके, और आप उनके अधिवक्ता हैं, तो उनसे बातचीत करके आपका पर्सनल फीडबैक क्या है? जैसे मेरा फीडबैक, मुझे ये लगा कि जो इस समय सरकार है वो महिलाओं के लिए, हर चीज़ के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं, तमाम चीज़ें जो है बता रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक महिला 1 महीने से जो है, वो भी इससे जघन्य क्या होगा कि उसकी बेटी की हत्या हो जाए और उसकी कहीं सुनवाई ना हो, और ये भी कहा जाना कि आपका अधिकार खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, अगर बेटी की शादी हो गई है तो उसके बाद भी उनके माँ बाप का अधिकार उसकी बेटी पे होता है। और मुझे जो जानकारी मिली, ऐसी मिली थी कि डेथ के बाद इनको मतलब अपनी बेटी का शव तक नहीं देखने दिया गया था। यहाँ तक कि जो पंचनामे की कार्रवाई होती है उस पे इनके परिवार के किसी सदस्य का कोई हस्ताक्षर वगैरह नहीं हुआ था। यह पोस्टमार्टम करा के आनन फानन में उन लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इन बेटी की माँ को, उसके भाई को, उसकी बहन को उसका अंतिम शव भी नहीं देखने दिया गया था। अच्छा, वो एविडेंस क्या रहा जिस पे आपने बहस की, जिसके बाद आज कोर्ट ने आदेश किया FIR का, वो ऐसा क्लू क्या रहा आपको नजर आया? जैसे मुझे एक चीज़ ये लगी कि एक तो भाई हिंदू धर्म के हिसाब से अगर पटीदार है तो एक पद से वो चाचा, बाबा या भाई हुए, तो इस तरह से एकदम मतलब घर के ही परिवार में इस तरह से लड़की को भगा ले जाना, और ये पटीदारी रंजिश को एक तरह से वो प्रदर्शित करता था कि इसी बहाने से इनको नीचा दिखाया जाए। फिर जब डेथ हुई थी तो उसमें एक चीज़ थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम कार्डियक अरेस्ट विथ सेप्टिसीमिया था। तो सेप्टिसीमिया सामान्य परिस्थिति नहीं है। सेप्टिसीमिया होने के कई सारे रीजन होते हैं। अब चूंकि पोस्टमार्टम के बाद और कोई जांच या ब्लड सैंपल वगैरह कुछ कलेक्ट नहीं किया गया था, तो मैंने ये चीज़ अपनी संदेह अपना जताया कि सेप्टिसीमिया क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था, लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं थी। न्यायालय ने उसकी गंभीरता को देखते हुए, चूँकि अति संज्ञेय अपराध है, मतलब इससे गंभीर अपराध कोई नहीं हो सकता, तो उन्होंने उस पर आदेश कर दिया। तो अभी फिलहाल इसमें कार्रवाई को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश हुए हैं, और
कहाँ पे ये फाइल आपने लगाई थी, इसके बारे में कुछ अपडेट? मैंने इसमें 120 बी पुरानी सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, 120 बी और 302 के लिए प्रार्थना पत्र दिया था अपने 173(4) के प्रार्थना पत्र में, और उसी के सापेक्ष में आदेश हुआ है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी आधार पर दर्ज होगी। बाद में पुलिस विवेचना में अपने हिसाब से जो भी भाई जाँच करे वो पुलिस का बिंदु है। अच्छा, तो नहीं, ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन प्रतीक्षा को लेकर के जो अभियुक्त थे वो तो अभी तक खुले घूम रहे होंगे, उनको तो ये रहा होगा कि अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी नहीं है, इस तरीके की। इनके मतलब ये आती थी न्यायालय में पैरवी करने के लिए, तो हमसे ये बताती भी थी कि वो लोग घर पे ही हैं और उनके ऊपर किसी तरह का लगाम नहीं है, बार बार इनको ताने मारना या कुछ अपशब्द कहना कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसा। और मैंने 156(3) का प्रार्थना पत्र या नई धारा में 173(4) का प्रार्थना पत्र देने से पहले जो मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था वो पुलिस अधीक्षक महोदय को, डीआईजी महोदय को, आईजी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महिला आयोग को, सबको एक कॉपी भेजी थी। उसमें कुछ प्रार्थना पत्र जांच के लिए आए भी थे, तो इनको बुलाया भी गया था भाई कुछ बयान वगैरह लेने के लिए, और इन्होंने हमसे बताया, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, आप जाइए, अपना बयान दीजिए, जहां भी बुलाया जा रहा है आप अपना जांच में सहयोग करिए। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा दुर्भाग्य है ये कि इतने कार्रवाई और इतने जगहों जाने के बाद भी, महिला आयोग से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जगहों पर एप्लीकेशन दिए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई? और ये सवाल खड़ा होता है गंभीरपुर थाने की पुलिस और पूरी पुलिसिंग व्यवस्था जो आजमगढ़ में चली है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि नहीं? महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर सरकार के भी सख्त निर्देश रहे हैं हमेशा कि अगर महिलाओं के साथ कोई भी उत्पीड़न या कोई दुर्घटना होती है तो प्रथम दृष्टया कम से कम पुलिस में अभियोग पंजीकृत करके उसकी जांच करे। अभियोग पंजीकृत करके जांच करना ये मतलब लीगल प्रोसीजर है, उसको करना चाहिए, तो शायद हो सकता है कि सही चीज़ें सामने आ जाती और इनको इतना मतलब चक्कर नहीं लगाना पड़ता। और मैं एक चीज़ और ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को लगता है कि न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन आज भी ये परिस्थितियाँ हैं कि जिनको कहीं से न्याय नहीं मिलता है उसको न्यायालय से ही न्याय मिलता है। तो अपना विश्वास न्यायालय पे बनाए रखना चाहिए, न्यायालय सबके साथ है एक समान परिस्थिति में। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रतीक्षा की मौत का जो गुनहगार है वो अब सलाखों के पीछे जाएंगे। कोर्ट ने आदेश कर दिया है, उनके अधिवक्ता प्रेम प्रकाश जी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और सवाल ये है कि आप जिनको लगता है कि लड़ाई ख़त्म हो जाती है, लड़ाई ख़त्म कभी नहीं होती है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिलहाल न्यायालय पर आपका विश्वास कितना अडिग है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आज भी अगर न्यायालय नहीं होता तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं इस बात का अंदाज़ा आप भी नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।